नमस्कार। आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो थोड़ी अलग है। हम अक्सर किसी रिसर्च पेपर या आर्टिकल पर बात करते हैं, लेकिन आज का हमारा स्रोत एक कहानी है। कहानी का नाम है शांत सरोवर और चांदनी रात। अब पहली नज़र में ये बच्चों को सुलाने वाली कोई कहानी लग सकती है, लेकिन जब हमने इसे ध्यान से पढ़ा तो समझ आया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो शांति और सुकून का एहसास जगाने की एक एक पूरी तकनीक है जो शब्दों में छिपी हुई है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस कहानी की परतें खोलें, ये समझें कि आखिर ये शब्दों, ध्वनियों और कल्पना के जरिए हमारे मन में एक शांत माहौल बनाने में कामयाब कैसे हो जाती है। कहानी के दिल में है शांतिवन गांव, नीलमणि सरोवर और हंसों का एक जोड़ा, मोती और चमेली। मोती थोड़ा कह सकते हैं ठहरा हुआ, गंभीर स्वभाव का है, और चमेली, जैसा नाम से ही जाहिर है, थोड़ी चंचल और जिंदा दिल। और आपने जो कहा ना कि ये एक तकनीक है, वो कहानी की पहली लाइन से ही शुरू हो जाती है। मतलब किरदारों से मिलने से भी पहले लेखक हमें दो नाम देता है, गांव का नाम शांतिवन और सरोवर का नाम नीलमणि। ये महज नाम नहीं है, ये एक तरह की मानसिक तैयारी है। शांतिवन यानी शांति का जंगल, नीलमणि नीले कीमती पत्थर जैसा सुंदर। ये शब्द सुनते ही बिना सोचे समझे हमारे दिमाग में शांति और सुंदरता की एक तस्वीर बनने लगती है। इसे साइकोलॉजी में प्राइमिंग कहते हैं। अच्छा, प्राइमिंग मतलब पहले से ही मन को तैयार कर देना। हाँ बिल्कुल, एक शब्द आपके आने वाले अनुभव का रास्ता तैयार कर देता है। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही हमारा मन शांत होने के लिए तैयार हो जाता है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और ये माहौल तब और भी गहरा हो जाता है जब कहानी में रात के आने का सीन आता है। लेखक यहाँ सिर्फ ये नहीं कहता कि रात हो गई, नहीं, वो हमें उस रात का अनुभव कराता है। वो लिखता है कि कैसे सूरज की आखिरी लाली पहाड़ों के पीछे छुप रही है, और फिर आसमान एक काली मखमली चादर जैसा हो गया जिस पर किसी ने हीरे जड़ दिए हों। और ये सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है। फिर बात आती है गंध की। हवा में चमेली और रात की रानी के फूलों की मीठी खुशबू। सही। और फिर आवाज, दूर किसी मंदिर से आती घंटी की धीमी गूंजती हुई ध्वनि। यह सब पढ़ के ऐसा लगता है जैसे हम खुद वहां मौजूद हैं। ये बहुत खूबसूरत लिखा गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छी राइटिंग है या इसके पीछे भी कोई खास वजह है? ये लगभग एक सम्मोहन जैसा महसूस होता है। आपका ये शब्द सम्मोहन बिल्कुल सही है। ये सिर्फ अच्छी राइटिंग नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी न्यूरोलॉजिकल तकनीक है। जब कोई कहानी हमारी एक से ज्यादा इंद्रियों यानी देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति को एक साथ काम पर लगाती है, तो वह हमारे दिमाग के सोचने वाले, विश्लेषण करने वाले हिस्से को थोड़ा आराम दे देती है। अच्छा। हाँ, जब आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है, वो विश्लेषण करता है। लेकिन जब किसी चीज को महसूस करने लगते हैं तो आप उस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब दिमाग को सोचने से हटाकर महसूस करने पर मजबूर कर देना। बिल्कुल, आप उस शांतिवन गांव में मानसिक रूप से पहुंच जाते हैं। इससे होता यह है कि कहानी में जो शांति का माहौल है वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रह जाता, वो एक निजी अनुभव बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी खाने की रेसिपी पढ़ने और असल में उसे चखने में फर्क होता है। लेखक यहाँ हमें शांति का स्वाद चखा रहा है। वाह, शांति का स्वाद, ये बहुत अच्छी बात कही। और ये अनुभव और भी गहरा होता है जब कहानी आवाजों पर आती है। एक जगह चमेली कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे सरोवर उन्हें लोरी सुना रहा है, और फिर लेखक उस सरोवर के संगीत को तोड़कर हमें सुनाता है। 3 खास आवाजें हैं। पहली है झींगुरों की धीमी जी जी, दूसरी पास के बांस के झुरमुट से गुजरती हवा की सू सू की आवाज, और तीसरी जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है किनारे से टकराती लहरों की छप छप की धीमी लय, जिसकी तुलना लेखक ने मां की थपकी से की है। पर यहां मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या हर प्राकृतिक आवाज शांत करने वाली होती है? मतलब जंगल में किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज भी तो प्राकृतिक है, या तेज तूफानी बारिश की आवाज, वो भी लयबद्ध हो सकती है, लेकिन वो तो बेचैनी पैदा करती है। इन आवाजों में ऐसा क्या खास है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें बताता है कि लेखक ने कितनी समझदारी से इन ध्वनियों को चुना है। बात सिर्फ प्राकृतिक होने की नहीं है, बात है प्रिडिक्टेबिलिटी की, यानी पूर्वानुमेयता और सुरक्षा के एहसास की। प्रिडिक्टेबिलिटी। हाँ, झींगुरों की जीं-जीं, हवा की सूं-सूं और लहरों की छप-छप, इन तीनों में एक धीमी स्थिर लय है। इनमें कोई अचानक चौंकाने वाला बदलाव नहीं आता।
हमारा आदिम दिमाग, जो हमेशा खतरे के लिए तैयार रहता है, ऐसी स्थिर और धीमी आवाजों को सुरक्षा का संकेत मानता है। उसे लगता है सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। अच्छा, मतलब ये आवाजें हमारे नर्वस सिस्टम को एक तरह से ऑल क्लियर का सिग्नल देती हैं। एकदम सही। और आपने जो माँ की थपकी वाली बात कही, वो इस तकनीक का सबसे मजबूत हिस्सा है। छप छप के आवाज की तुलना माँ की थपकी से करना, ये सिर्फ एक उपमा नहीं है। ये हमारे अवचेतन मन में दबे सुरक्षा, प्यार और आराम के सबसे गहरे एहसास को जगा देता है। ये हमें उस वक्त में ले जाता है जब हम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते थे। तो अब वो सिर्फ पानी की आवाज नहीं रही, वो एक इमोशनल ट्रिगर बन गई है जो हमें अंदर से शांत करती है। आजकल लोग वाइट नॉइज मशीन या एप्स का इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए। हाँ, करते हैं। उनमें यही सब तो होता है। सही बात है। ये तो प्रकृति का बनाया हुआ वाइट नॉइज है। और ये जो सुरक्षा और शांति का एहसास है, ये कहानी में आगे बढ़कर एक गहरे दर्शन में बदल जाता है। जब मोती और चमेली नींद के बारे में बात करते हैं, मोती अपनी दादी की कही एक बात बताता है, रात इसलिए शांत होती है ताकि दिन भर की थकान हमारे शरीर और मन से निकल जाए। बहुत सीधी सादी बात है, लेकिन गहरी है। बहुत गहरी। पर इसके बाद मोती नींद की उसने जो परिभाषा दी है, उसने मुझे सच में चौंका दिया। मैंने नींद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो कहता है, नींद एक शांत नदी जैसी है जो हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है। हमें बस खुद को उस नदी के हवाले कर देना होता है। ये हवाले कर देना या सरेंडर कर देना, ये शब्द मेरे दिमाग में अटक गया। और ये अटकना लाजमी है, क्योंकि ये शब्द आज की दुनिया की सोच के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें हर चीज को कंट्रोल करना सिखाती है। हाँ। अपना करियर, अपनी सेहत, अपना टाइम, सब कुछ मैनेज करो। और फिर हम यही आदत नींद के साथ भी अपनाते हैं। हम सोने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिमाग से लड़ते हैं कि वो सो जाए। ये तो बिल्कुल सच है। मेरे साथ भी होता है। जितनी कोशिश करो सोने की, नींद उतनी ही दूर भागती है। एक तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है सोने को लेकर। बिल्कुल। और कहानी का ये रूपक कि नींद एक नदी है, इसी पूरी लड़ाई को खत्म कर देता है। नदी से आप लड़ नहीं सकते, आप उसमें सिर्फ बह सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि नींद कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिस पर सिर्फ विश्वास करना है। ये कोशिश करने से होने देने का सफर है। समर्पण का दर्शन। हाँ, समर्पण का दर्शन। ये कहता है कि कंट्रोल छोड़ो और भरोसा करो कि शरीर को पता है उसे क्या करना है। ये सिर्फ नींद के लिए नहीं, जिंदगी की कई चिंताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कंट्रोल छोड़ देना, शायद यही सबसे मुश्किल काम है। खैर, जब मुझे लगा कि कहानी ने अपना सबसे बड़ा सबक दे दिया है और अब ये खत्म हो जाएगी, तभी लेखक ने एक ऐसा दांव खेला जो मैंने किसी कहानी में नहीं देखा। अच्छा? कहानी का अंदाज अचानक बदल जाता है। कहानी हंसों के जोड़े की बात करते करते अचानक ऐसा लगता है जैसे पढ़ने वाले से बात करने लगी है। अंत की कुछ पंक्तियां हैं, आप भी अब इस कहानी की तरह ही शांत महसूस कर रहे होंगे, और फिर आपकी सांसें भी अब गहरी और धीमी हो रही हैं। ये पढ़कर मैं एक पल के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे कहानी मुझसे सीधे बात कर रही है, मेरे अंदर झांक रही है। ये कहानी कहने की एक बहुत ही एडवांस्ड और हिम्मत वाली तकनीक है। इसे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल कहते हैं। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल? हाँ, यानी लेखक कहानी और असलियत के बीच की दीवार को तोड़ देता है। वो पाठक को ये याद दिलाता है कि वो एक कहानी पढ़ रहा है, लेकिन वो इसे इस तरह से करता है कि कहानी का असर और भी गहरा हो जाए। ये हिम्मत वाला काम क्यों है? क्योंकि अगर इसे ठीक से ना किया जाए तो ये पाठक को कहानी के अनुभव से बाहर खींच सकता है। उसे लग सकता है कि अरे, ये तो बस एक कहानी थी। लेकिन यहाँ ये इतना असरदार इसलिए है क्योंकि लेखक ने पहले पूरी कहानी में आपको धीरे धीरे एक शांत और आरामदायक अवस्था में पहुंचा दिया है। आपका दिमाग पहले से ही शांत है, ग्रहण करने को तैयार है। तो जब लेखक आखिर में सीधे बात करता है तो वो एक झटके जैसा नहीं लगता, बल्कि एक गाइड के हाथ बढ़ाने जैसा लगता है। एक गाइड, हाँ, ये सही शब्द है। ऐसा लगता है जैसे कहानीकार एक कहानी सुनाते सुनाते अचानक एक मेडिटेशन गाइड बन गया है। आपने पकड़ लिया। वो चेतना को कहानी के पात्रों यानी मोती और चमेली से हटाकर सीधे पढ़ने वाले के अपने शरीर और अपनी सांसों पर ले आता है। तो अब सरोवर की शांति सिर्फ कहानी में नहीं है, वो सांसों में महसूस होने लगती है। इस तरह कहानी सिर्फ शांति के बारे में नहीं रह जाती, वो खुद शांति का एक जरिया बन जाती है। बिल्कुल, वो खुद शांति का एक जरिया बन जाती है। ये एक अविश्वसनीय बदलाव है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें तो ये कहानी असल में एक टूल किट है।
ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर झिंगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट, पानी की लहरें और नींद के प्रति लड़ने की जगह समर्पण का नजरिया अपनाकर हम अपने बेचैन मन को शांत कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के बड़े संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। हमारी आज की दुनिया जो नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, ट्रैफिक और शोर से भरी हुई है, उसमें हम अपने लिए ऐसे शांत सरोवर कैसे बनाएं? सही बात। कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि शांति किसी बाहरी जगह, किसी वेकेशन स्पॉट पर नहीं है। शांति हमारे ध्यान देने की क्षमता में ही छिपी है। मतलब शांति कहीं ढूंढनी नहीं है, उसे रचना है। हाँ बिल्कुल, उसे हर पल में खोजना है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कहीं भी हों, अगर हम अपने आसपास की सूक्ष्म चीजों पर ध्यान देना सीख लें, जैसे सुबह की चाय से उठती भाप, बारिश की बूंदों की टिप टिप या रात में पंखे की धीमी घरघराहट, तो हम अपने मन के अंदर ही एक नीलमणि सरोवर बना सकते हैं। शांति शोर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि शोर के बीच में भी अपने अंदर के संगीत को सुन पाने की कला है। यह सोचने वाली बात है, और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ जाते हैं कि अगर किसी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अपना एक निजी नीलामणि सरोवर बनाना हो, तो उस सरोवर में चांदनी किस चीज की होगी और वहां कौन सी धीमी सुकून देने वाली आवाजें सुनाई देंगी। शायद किसी के लिए वो चांदनी देर रात में जलने वाले लैंप की रोशनी हो और आवाज किसी पुरानी पसंदीदा गजल की। ये ख्याल ही अपने आप में कितना शांत है।